बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के वीलॉग में मैं आपके वो तमाम सवालात जो इस वक्त आप सबके ज़हनों में मौजूद हैं कि अब मूविंग फॉरवर्ड अब आगे क्या होने जा रहा है। ईद के चौथे दिन से पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। इमरान खान के मामलात से लेकर पीपल्स पार्टी नून लीग कहाँ खड़ी है, नवाज शरीफ घर में नज़रबंद क्यों है, नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा डालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की धमकियां भी शुरू होगी, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। अब ये नया बयानिया नवाज शरीफ का क्या जो बड़ा कार्ड जिसे कहा जा रहा है, जो शहबाज शरीफ के साथ धोखा करने का, उसे बिल्कुल ज़मीन से लगाने का, और इमरान खान की पोजीशन क्या होगी, ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में, अब सियासत का क्या रुख होगा, ये बड़ी तफसील से मैं ये तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है इस वीलॉग के बाद बहुत से जो सवालात हैं आपके जहन में वो क्लियर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी जो कुछ अहम खबरें हैं वो बता दूं। पहली खबर, जो बाजोड़ में भी गुलजार अहमद पर जो हमला हुआ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो 6 जजेस में से सीनियर 3 जज हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मिसकंडक्ट का एक रेफरेंस और इस्तीफे पर दबाव जो है, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास है, और बुशरा बीबी के डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत का मामला भी मियां असलम का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने करवा दिया, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा, और जो इलेक्शन करवाने जो बाकी पार्टियों ने कर उनको तो मिल चुके हैं सर्टिफिकेट। 9 मई में जो 20 लोगों की सज़ा खुद आर्मी चीफ ने क्यों माफ़ की, जिसमें रावलपिंडी के 8 हैं, लाहौर के 3 हैं, गुजरांवाला के 5, केपी के, दीर और मर्दान के लोग शामिल हैं। और सऊदी अरब की नज़रें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर हैं। वैसे ईद 10 अप्रैल की भी बात हो रही है, और कराची में MQM जो है वो बाकायदा तौर पर फ़ौज को बुला रही है। फ़ौज कराची जो फ़ौज के हवाले करने का मामला है। लेकिन अगले चंद दिनों में ईद में आपको पता है 3 दिन रह गए, 10 अप्रैल की बात हो रही है, उसके बाद 3-4 दिन है। अक्सर व बेशतर हम लोग बात करते हैं हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है। ये मुज़ाकरात की बहाली और डील की एक तैयारी है, और उसके साथ साथ आर्टिकल 6 का मामला भी याद रखें। खान का जो सख्त पैगाम था वो काम कर गया, ये इसीलिए हवाओं का रुख बदलने जा रहा है। इस वक्त हम सब लोग सोच रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात, वो तो आपके सामने हैं, जिसमें से निकलने का हल किसी को समझ नहीं आ रहा। वजह यह है कि म्यान एक है, तलवारें 2 हैं, छोटे छोटे खंजर, माफ़ कीजिएगा, छोटे छोटे खंजर 2 धारी छुरी, जो माफ़ कीजिएगा वो उसकी बात करूं। इमरान खान इस वक्त आपको पता है 31 साल की बेगुनाह कैद में मौजूद हैं। इमरान खान की पार्टी में पंजाब में लीडरशिप जो नज़र नहीं आ रही, खान की बीवी पर कातलाना हमले भी हो रहे हैं। बज़ाहिर बड़े मुश्किल हालात में इस्टेब्लिशमेंट क्यों बेकरार है इमरान खान से बात करने के लिए, और खान क्यों इतने एतमाद में है। ये जो मुश्किल हालात में, इसमें बजाय बातचीत की और डिफेंसिव होने के, खान खुलकर क्रीज से निकल के छक्के भी मार रहा है, तनकीद भी कर रहा है, नाम भी ले रहा है। देखिए, खान को कत्ल करना खुदा ना ख्वास्ता ये इतना आसान नहीं है। नताइज भुगतने का जो खौफ है ये इनका हौसला तोड़ता है, ये नहीं करने देगा इंशाल्लाह कभी भी, और बैठने के अलावा और कोई हल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए बात करना चाहती है। देखिए, इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली, अपने तमाम मुंतखब लोग लगा लिए, तमाम जराइम पेशा पार्टियों को इक़्तिदार में ले आए। उसके बावजूद अब इन्हीं पार्टियों को ब्लैकमेल करके हुकूमत में बैठने पर भी मजबूर कर रहे हैं। हमेशा से यही होता था कि इस्टेब्लिशमेंट जमातें बनाती है, इक़्तिदार में लाती है, किंग मेकर्स हैं। आज इन किंग मेकर्स के होते हुए भी पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत बशमूल नवाज शरीफ जरदारी अपने मुस्तकबिल से खौफजदा हैं। देखिए, लंदन मुआहदा हुआ, नवाज शरीफ के केस माफ़ हुए, नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पर बरतानिया से जहाज़ में उठा के लाया गया। बरतानिया से पहले गारंटियाँ भी दिलवाएगी। सफ़ीर उसकी जेन मैरिट 3 मरतबा मुलाकातें करके यकीन दहानी करा के गई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम 2 मरतबा मुलाकातें करके यकीन दहानी करा के गया। नवाज शरीफ के इश्तहारात छापे, इन्होंने मुहिम चलाई कि जी हमारा आने वाला वज़ीर आज़म। सब कुछ करने के बाद जब नवाज शरीफ से हद तक इन्होंने जीत का ऐलान भी करवा दिया इलेक्शन के बाद, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, क्योंकि नून लीग के लोग अब खुलकर नाम लेकर तनकीद अपने लोगों पर क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में तारीख में पहली मरतबा जीतने के बावजूद ये लोग सरेआम अपनी जीत इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं। हालांकि माजी में आपको पता है सियासतदान यही कहता था, मैं खुद जीता हूँ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे नहीं। ये इकरार कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई, हुकूमत हमारी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। वजारत उज़्मा भी नून लीग को मिल गई, पंजाब में वजारत आला भी मिल गई, आसिफ अली जरदारी को सदारत भी मिल गई, भी चेयरमैन सेनेट भी इनका बन जाएगा, 2/3 अक्सरियत भी लेगी। उसके बावजूद जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतना ताकतवर होने के बावजूद अंदर ना खुद एतमादी, कन्फ्यूजन, अंदरूनी खलफशार, ये सारे मामलात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अब ये तमाम जो चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी देखें सबसे बड़ी वजूहात के, एक तो ताकतवर ग्रोहों के दरमियान एक अपने अंदर एक बड़ी तकसीम है, और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा। मुशर्रफ कियानी के मामलात आपको याद होंगे, वकला की जो तहरीक चली थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में, वो कामयाब इसीलिए हुई, मुशर्रफ को इक़्तिदार से मक्खन के बाल की तरह निकाला गया, मक्खन से बाल की तरह।
پھر جو موجودہ طاقتور لوگ ہیں ان کی جو تقرریاں جس انداز میں، ابھی آپ کو وقت یاد ہوگا باقاعدہ دھڑا بازی ہوئی کہ نواز شریف کسے لگانا چاہتا ہے، کسے ہٹانا چاہتا ہے، زرداری کی خواہش کیا تھی، عمران خان کیا کہہ رہے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان، محمود اچکزئی، وہ تمام جماعتیں، اختر مینگل وغیرہ، یہ رجیم چینج کا بڑا اہم حصہ تھے، ایمل ولی، اب یہ سب لوگ باجوہ کے ساتھ رجیم چینج آپریشن کروا چکے ہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے کی اب تصاویر نکالیں، آج یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں کوئی سیاسی جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام کھڑی نہ ہو، ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، یہ سیاسی حمایت جو ہے عوام سے کھو بیٹھے ہیں، وہ جماعت آٹومیٹکلی، یہ اس وقت صرف وینٹیلیٹر پر زندہ ہے، جس طرح کوما میں موجود شخص کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، وینٹیلیٹر کا لگا دیں، جب بٹن آف کیا ختم۔ اب یہی حالت اس وقت ان تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، ان کا مستقبل پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کے اندر جو اندرونی خلفشار اور سیاست اتنی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ عاطفی شاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے دیکھیں کس طرح ٹکڑوں میں انہیں بانٹ دے گا، اور نواز شریف کو بھی یہ پتہ ہے، شہباز شریف کو بھی پتہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اب پاکستان کی تاریخ کا یہ آخری ہائیبرڈ نظام ہے، آخری ہائیبرڈ مارشل لا ہے۔ اس کے بعد یا تو خود میدان میں آ کے مصر کی طرح جنرل عبد الفتاح سیسی کی طرح حکومت کریں، یا عمران خان کے سامنے سرنڈر کریں۔ اس نظام میں اب بس 2 ہی حل ہیں، اب وہ لوگ رہیں گے یا تو جمہوریت بچانے کے لیے میدان میں ہوں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو لندن بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ اب تیسرا اس میدان میں کوئی معاملہ نہیں رہا، یہ میں آپ کو بڑی پکی بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف کا بھائی شہباز شریف ایک ربر سٹیمپ کٹ پتلی ہے، ایک وزیر اعظم کے طور پر، اور بیٹی پنجاب کی 62% صوبے کے مکمل کنٹرول پر، دونوں میں حکومتیں ہیں۔ اب یہ عوام کو کیسے موبلائز کریں گے جس کا یہ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس تو بیانیہ نہیں ہے، تحریک جو بھی سیاسی جماعت ہے، تحریک انصاف ہے کوئی بھی، جب عوام کے پاس جائیں بیانیہ لے کے جاتے ہیں۔ بیانیہ یا تو پاکستان میں ہمدردی کا ووٹ، مظلومیت کا ووٹ، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا ووٹ، یا پھر اس حکمران کی ذاتی مقبولیت۔ نواز شریف کے پاس ان میں سے سب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہ مظلوم تو ہے نہیں، یہ حکمران ہے، ظالموں میں مظلوم تو نہیں رہے، ظالموں بلکہ شامل ہیں۔ ہمدردی عوام ان کے ساتھ کر نہیں سکتی، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اب یہ افورڈ کر نہیں سکتے، کیونکہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پر اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ کر کہہ سکتے ہیں 2 چیزیں، اگر یہ عوام کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ ہم لوگ الیکشن ہار گئے تھے، ہمیں زبردستی الیکشن میں لایا گیا، اور اس کی وجہ بھی بتائیں، یا پھر یہ عمران خان کے پاس جا کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی بچی کچی سیاست بچا لیں۔ ان کے پاس بھی تیسرا کوئی حل نہیں ہے، یہ ظلم اور جبر کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب یا تو ظالم بن کے جتنا وقت گزار سکتے ہیں گزار لیں، اس کے بعد بھاگ جائیں۔ یہ نواز شریف، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، یہ زبیر عمر جیسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں ٹیسٹنگ واٹر، یہ ان ماحول کو، ان حالات کو ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ ماضی میں نواز شریف کی سیاست دیکھیں تو 3 مرتبہ اس نے کوشش کی یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور 4تھی مرتبہ بھی یہی واردات کر رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی شہادت مل جائے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں۔ اب اس میں پہلی انہوں نے کوشش مریم نواز اور محسن نقوی کی جو لڑائی چل رہی ہے جی اسلام آباد کی تعیناتی سے، اس میں اب اضافہ ہوگا۔ ماضی میں نواز شریف کی دونوں جرنیلوں کے ساتھ، جو آرمی چیفز کے ساتھ جو تعیناتی کے معاملے پر اختلافات ہوئے، وہ نواز شریف کے اقتدار کا خاتمہ بنے۔ اب نواز شریف کو یہ فائدہ اس سے ہی ہوا کہ سیاسی شہید بن گیا۔ پھر 90 کی دہائی میں اب چونکہ کام کرتے رہے، ان کی ٹریننگ وہ ہے، اب یہ تیسری چوتھی کوشش بھی کریں گے، 5ویں بھی ہوئی، ان کو آتا ہی صرف وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے۔ دیکھیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی، شہباز شریف کو جب ووٹ ڈالتے وقت نواز شریف نے جو کھل کے بات کی کہ میں تمہیں ووٹ تو ڈال رہا ہوں، میرا دل بڑا بوجھل ہے، میں تو نہیں ڈالنا چاہتا ووٹ تمہیں، وہ ووٹ پھر بھی ڈال رہا ہوں۔ اس کا پھر انجام کیا ہوا؟ شہباز شریف نے اپنے بھائی کو، خود نواز شریف کو، زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب نہیں جانے دیا، گھر میں نظر بند کروا دیا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا یہ اگر وہاں سعودی عرب گیا، وہاں سے لندن بھاگ گیا تو پھر جا کے وہ بیانات دے گا، سارے معاملات کھول دے گا، یہ سارے معاملات خراب ہو گئے، واپس ہی نہیں آئے گا پھر، اور ان کی حکومت جو ہے وہ بھی لنگڑی لولی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ان کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک طلاق ہو چکی ہے، جس کا حل صرف حلالہ ہے۔ ایک طرف تو عوام کے سامنے ایک امیج تھا، آپ کو پتا 76 سال سے عوام ساتھ تھی، آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، ملک میں جب بھی مارشل لا لگا، مٹھائیاں بانٹی گئی، لوگ خوش ہوئے، جس کو بھی نکالا گیا، لوگوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 سال پہلے، ٹھیک 2 سال پہلے 8 اپریل 2022 کی رات آپ کو یاد ہوگی، عوام نے نکل کر یہ ظاہر کر دیا وہ خان کو نکالنے پہ خوش نہیں ہے، ناراض ہے، مس کیلکولیشن ہے آپ کی۔ پھر عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اور تحریک انصاف کی بلکہ مقبولیت، اس میں بھی اضافہ ہوا، کھمبے بھی الیکشن جیت کر آگے اسمبلیوں میں۔ اب تحریک انصاف سنگل ہینڈڈ آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے ہے۔ یہ فارم 47 کی مدد سے انہوں نے روکا ہوا فی الحال، لیکن ابھی بھی 42 سے زائد ان کی نشستوں کے کیسز جو ٹریبیونل میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کچھ بھی نہ کرے، یہ نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کو ملتا ہے تو وہ سب سے بڑی جماعت ہے، بغیر وہ باقی مینڈیٹ کی بات کیے۔ اب عوام میں جو مقبولیت ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اب اس مقبولیت کو یہ عید کے بعد سڑکوں میں احتجاج کی صورت میں عوام میں کنورٹ کریں گے،
मजलूमियत मकबूलियत इकट्ठी है, तो जल्द या बदीर ये फिर आपको कामयाब होते नजर आएंगे। अब चूंकि ये अल्लाह का असूल है, देखें ज़बरदस्ती की शादी जिस तरह नहीं चल सकती, जबर से आप दीन में दाखिल नहीं कर सकते। अब चंद लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन 24 करोड़ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और उसकी भी बहुत बड़ी वजह दलील है मुआशी हालात। देखिए अगर तो मुल्क में इस वक्त खुशहाली होती, जो सऊदी अरब में अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 अरब डॉलर मिल जाएं, जिसमें बुरी तरह नाकामी हो चुकी है, जो खबरें आ गई हैं। लेकिन जिस तरह बाजवा साहब की कैलकुलेशन थी कि खान को निकालूंगा 2 साल बाद तो डॉलरों की बरसात हो जाएगी, मुआशी हालात ठीक होंगे, लोग भूल जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हालात जो हैं वो 90 डिग्री उल्टा तबाह बर्बाद हो गए। अब नून लीग के पास भी कुछ बचा नहीं सिवाय 9 मई के बयानिए के। सऊदी अरब उन्हें पैसे देने पर तैयार भी नहीं। अगर वो पैसे देंगे भी तो एक ही शर्त है, हथियार हमें दे दें, एटमी हथियार। वो दुनिया में अलग मसला बन जाएगा, और वो इतना काम आसान भी नहीं है। अब खजूरें तो वो दे देंगे सदके की, कुछ इनको तहाइफ भी दे देंगे, लेकिन कर्ज नहीं दे सकते, कि वापस नहीं आएगा, वो डेड इन्वेस्टमेंट है, मदद नहीं कर सकते। IMF की शराइत जो है वो भी आगे ऐसी है कि मुल्क चलने का मामला नज़र ही नहीं आता कहीं। अगले दिनों में डॉलर, पेट्रोल, बिजली, गैस तवानाई और ये बढ़ती हुई महंगाई जो तूफान लाएगी, और जून के बाद तो वो 4 गुना और बढ़ जाएगा इसमें। और इसमें आपको सबसे बड़ी जो तब्दीली इन हालात में नज़र आएगी उस दौरान अमेरिका के इलेक्शन। अब उसमें वाज़े तौर पर जो जनूबी एशिया की अमरीकी पॉलिसी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ इलेक्शन की तहकीकात और धांधली के मामलात और मैंडेट की वापसी, ये सारा एक बहुत बड़ा मामला है। अब इमरान खान की रिहाई पर लाज़िम मंजूम है। अब आप खुद इन तमाम हालात में जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको पता चले कौन कहाँ खड़ा है। आप वो बरतानवी ऑथर है ब्यूरो निकलस, उसकी वर्डिक्ट ऑफ इंडिया किताब पढ़ें। उसने जो बातें कायद-ए-आज़म के मुतालिक उस वक्त की थी, आज वो सारी की सारी बातें इमरान खान पे फिट होती हैं। जिस तरह हम देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदुस्तान में 10 करोड़ आबादी थी मुसलमानों की, उनकी नब्ज़ पे कायद-ए-आज़म हाथ रख के बैठे थे। वो 10 करोड़ मुसलमान कायद-ए-आज़म के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार थे, जबकि मुखालफिन गांधू, नेहरी, वो वलिद भाई पटेल थे, ये सारे कायद-ए-आज़म के अशर अशीर भी नहीं थे, हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद, लेकिन ये ताकत इन लोगों के पास नहीं थी। जबकि कायद-ए-आज़म का उस वक्त ना कोई जानशीन था, ना कोई साथी था इस तरह का, जो जैसा गांधी के बाद नेहरू और उनका ख़ानदान चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद कायद-ए-आज़म की ताकत वही थी जो आज आपको इमरान खान के साथ नज़र आ रही है। कायद-ए-आज़म के पास तो 10 करोड़ थे, इमरान खान के पास 24 करोड़ है। अब इमरान खान इस ताकत को, जो आवाम की ताकत उसके साथ है, जब चाहे जिधर मोड़ दे। अब पार्टी के छोटे मोटे इख्तलाफात आपको जो इनको नज़रअंदाज करें, अगर बड़े लेवल की मैं बात करूँ तो वही अब होगा पाकिस्तान में जो इमरान खान चाहेगा। ये मेरी बात आप याद रखें। इमरान खान की रिहाई से लेकर पाकिस्तान में आगे बनने वाली तमाम हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ खान की, और जो बगावत करेगा चाहे टिकट के लिए करे या नज़रियात के इख्तलाफ के लिए, उसका आपको पाकिस्तान में मुस्तकबिल नज़र नहीं आएगा। ये मेरी आप बात याद रखें। जजेस का मामला जो उन्होंने खतूत से तो जो हटाने के लिए किया, उस पर भी बात करूँ, रेशम, वो महरीम, गुलशाद, ये सारे नाम, वो सारे एक ही हैं, पीछे आपको पता है वही है नामालूम, जिनका नाम जजेस ने खतूत मज़े की बातें लिख भी दिया और बड़ी तफसील से लिखा। इन्होंने कहा जी वहाँ कैमरे नहीं है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, हैंड राइटिंग सब कुछ मैच कर गया कि लिखने वाला एक ही है, वही है जो कर रहे हैं। अब काजी फायज़ अगर इस पर वारदात करेगा जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ, तो फिर ये मामला आर्टिकल 6 की तरफ ही जाएंगे। इस वक्त देखें, जो ज़िद है, अना है, उसमें से निकल कर अपनी बका की जंग के लिए सबको पहले हथियार डालने होंगे, टेबल पर आने के लिए, मामलात को हल करने के लिए। ये जो तरीका मैंने बताया, माफ़ी तलाफ़ी, उसके बाद खान आपको दोबारा एक बड़ी ताकत से, जो जंग खान 2 साल से पाकिस्तान की सालमियत की लड़ है, वो फिर आपको इख्तिताम की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और यही होता है आम तौर पर, हवाओं का रुख ऐसे ही बदलता है ना। जो लोग पतंगबाजी करते हैं या हवाओं में चीज़ें देखते हैं, उन्हें पता है कि हवा का रुख जब बदलता है तो किस तरह सारे मामलात उस तरफ जाते हैं। तो ये हवाओं का रुख जो है, इसके पीछे बहुत सारे तगय्युरात हैं। ये जो मैंने आपको सारी तफसील बताई, ये वो सारे अवामिल हैं जो इस मौसम के, जो सियासी मौसम है, इसकी तब्दीली के लिए अनासर हैं और बड़े अहम अनासर हैं। इन तब्दीली की बुनियाद पर, जो कि बैरूनी भी हैं और अंदरूनी भी हैं, और उसमें आपको मैंने सबसे अहम नुक्ता मईशत भी बताई, इनकी सियासी अबतरी भी बताई, पार्टियों के इख्तलाफात भी बताए, फिर अमेरिकी इलेक्शन का भी जिक्र किया। इस तमाम चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। फिर नवाज़ शरीफ जो इस वक्त बड़ा किरदार अदा करेगा इन्हें गिराने के लिए, ये मेरी बात आप ज़हन में रखिएगा। तो ये सारे मामलात उसी तरफ जाएंगे। अब इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है। देखिए, खान की हुकूमत गिराने में भी 2019 में इन लोगों ने वारदात शुरू कर दी थी। 2019 में खान की हुकूमत गिरी, कब जाके 2022 में। अब उस वक्त बीच में कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें आई, खान की वो मैनेजमेंट अच्छी हो गई, चीज़ें बच गई। इनके पास तो वो हालात भी नहीं, इनके पास तो लग्जरी भी नहीं है, तो बचा भी नहीं सकते। फिर ऊपर से पैसे भी नहीं है। खान को तो कोरोना के फंड भी मिल गए, लोगों को 14,000 घरों में भी मिल गए। लोग खामोश थे, अवाम साथ नहीं थी इनके, खान के साथ थी, इनके साथ तो अवाम भी नहीं है। तो इनके सारे अवामिल इनके इस वक्त मुखालिफ में जा रहे हैं। ये बेशक बज़ाहिर आपको सारे ओहदे बांटते हुए नजर आए, लेकिन असल में ताकत नहीं है। ये अंदर से, जिस तरह वो कहते हैं ना, अंदर से खोखला वजूद है बिल्कुल। हमारा जितनी मर्जी बड़ी करते हैं, बुनियादें नीचे है नहीं, एक झटका लगना है, वो सब कुछ धड़ाम से गिर जाना है। अब मसला सिर्फ ये है कि उस गिरने में वो इमारत नीचे बहुत सारे लोग हैं,
وہ بیچارے اس کی زد میں نہ آ جائیں. بس اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور پاکستان کو ان چیزوں سے بچائے. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.